नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज बात तेहरान की, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब नहीं बल्कि सुलगता हुआ बारूद का समंदर उमड़ा है। खामनेई की अंतिम यात्रा में लाखों ईरानी जुटे हैं और यहाँ सिर्फ विलाप नहीं किया जा रहा है बल्कि उनकी आंखों में जल रही है प्रतिशोध की भयानक आग। खाड़ी के आसमान पर इस वक्त जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। पूरे ईरान से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, खून के बदले खून। ईरान का जंगी जुनून इस वक्त 7वें आसमान पर है और तेहरान की मस्जिद पर लहराता लाल झंडा चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरान के लोग, ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये सड़कों पर सड़क दिख जाए तो ये कह पाना नामुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का जमावड़ा है। एक तरफ ये ईरान के लोग हैं, सड़कों पर जंग का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की टेबल सज रही है, जहां पर 11 जुलाई को एक बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत ने ईरानियों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। ईरान की जनता इस समझौते और बातचीत में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और यही वजह रही है कि आज सड़कों पर मसूद पेजिशकियान, जो कि वाकई राष्ट्रपति है, लोगों ने उनका तक विरोध करना शुरू कर दिया। उसके पीछे की वजह ये क्योंकि वो शांति वार्ता करवा रहे हैं और ईरान चाहता है कि खामनेई के मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ जंग हो। अब कैसे ये जुनून उनके सर चढ़ करके बोल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ईरान के कोम शहर में अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा पहुंचा। जनाजे में शामिल होने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। कई किलोमीटर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं और ईरानी लोगों ने खून के बदले खून के नारे लगाए हैं। इस दौरान खामनेई के शोक समारोह में अमेरिका का विरोध खुले तौर पर देखने को मिला है और सिर्फ अमेरिका का विरोध ईरानी नहीं कर रहे हैं बल्कि यूएस से पहुंचे हुए इन्फ्लुएंसर तक कर रहे हैं अपने ही देश का विरोध। ईरान अमेरिका बातचीत का भी विरोध किया जा रहा है और हॉर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल टैंकर पर अटैक कर दिया जाता है। इन सबके बीच में यूकेएमटीओ का दावा है, आईआरजीसी की ओर से हमला किए जाने की आशंका है, ये वो दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान इस बात को स्वीकार करने से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है क्योंकि वो तो सुपुर्दे खाक और जनाजे वाली प्रक्रिया में पूरे तरीके से व्यस्त है। उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सड़कों पर उतरे हुए ईरानियों ने साफ कहा है कि खामनेई की हत्या पर कोई समझौता नहीं होने वाला है और बातचीत की मेज पर बैठने वाले हर शख्स के खिलाफ ईरान की आवाम में भारी आक्रोश है। लोग इसे अपनों का धोखा मान रहे हैं और गुस्सा इतना है कि कूटनीति के रास्ते पर चलने वालों को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। खुद के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को इस तरीके से घेरा उन लोगों ने जैसे उनके बीच में अमेरिका का ही कोई एजेंट हो, अपना राष्ट्रपति नहीं। वो उन्हें तक देशद्रोही कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बदले सिर्फ और सिर्फ मौत। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान का जंगी जुनून, खून के बदले खून। खामनेई का अंतिम संस्कार, बदले की पुकार। ईरानी लोगों की आवाज, जंग पार्ट 2 का आगाज। ड्रोन और मिसाइलें रीलोड, ईरान का प्लान डीकोड। गम के बीच ईरान की शपथ, ट्रंप के लिए अग्निपथ। चर्चा की शुरुआत करूं लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या खामनेई की अंतिम यात्रा में 11 जुलाई की वार्ता से पहले भड़का जन आक्रोश खाड़ी को फिर से एक बड़े युद्ध की ओर धकेल रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी में हो रहे हमले क्या फिर से एक नई जंग की इबारत
लिखने के लिए तैयार है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मौलाना असलम, ईरान मामलों के जानकार हैं। भरत भरई, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मौलाना असलम आप ही से रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार जब जनाजा निकल रहा है, जब बातचीत हो गई है और खुद ईरान नहीं चाहता, वहां की लीडरशिप नहीं चाहती है कि उनके लोगों का और खून बहे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो, तो फिर अचानक से ये जंग की बातें क्यों शुरू हो गई हैं इस जनाजे में? जी नमस्कार मैडम मीनाक्षी मैडम, आपको और आपके साथ जो पैनलिस्ट में मेरे रिस्पेक्टेबल और बहुत ही मोहतरम गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूं, जय हिंद कहता हूं और आप सबके लिए दुआ करता हूं। देखिए, ये सवाल जो आपने किया है कि जंग की बात क्यों शुरू हो गई, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं ईरान से जुड़ा हुआ हूं और बहुत करीब से मैं वहाँ के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के जो चैनल्स हैं उन्हें मैं बार बार देखता हूँ, क्योंकि मुझे आपके चैनल पे आना होता है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ ताकि वो बात आपके दर्शकों को बताई जा सके जो वाकई आपके लिए और आपके दर्शक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जंग वाली बात जो आपने कही कि ईरान में खून का बदला खून के नारे लग रहे हैं, आपके पास चूंकि ये जो प्रोसेशन हुआ, ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बाद ये नारे आप तक पहुंचे। ये नारे जो हैं तकरीबन 4 महीने से ईरान में लगाए जा रहे हैं कि खून का बदला खून। जब तक जो है डोनाल्ड ट्रंप को हम मार नहीं लेंगे, कत्ल नहीं कर लेंगे, जिसने हमारे महबूब रहबर को मारा है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये बात कि खून का बदला खून, ये नारा जो है 2-3 दिनों में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जनता अपने प्रिय, अपने महबूब, अपने दुलारे, अपने प्यारे रहबर को खोकर बेइंतहा तकलीफ में है। उसका दिल गमगीन है, दिल टूटा हुआ है, वो सोगवार है और वो ये चाहते हैं ईरान के लोग कि जंग ख़त्म न होने पाए, जंग जारी रहे। ईरान के ज़हन में ये बात है कि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज़ है, उसकी जो सुप्रीमेसी है वो हमने ख़त्म कर दिया। और ये एक सच्चाई है मैडम, ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो रोब जलाल आज से कुछ महीने पहले था, अब वो बहरहाल नहीं है। आप देखिए मैडम, मैं कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ। वो सऊदी अरब जो ईरान का एक ज़माने में सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, जी। उसने जो है अपना डेलीगेशन भेजा अयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाज़े में शिरकत करने के लिए। तो ये चेंजेज़ और ये तब्दीली इसलिए आ रही है कि अब जो दुनिया का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। अब वो पावर जो अमेरिका में एक ज़माने में था, लोग कहते थे कि इज़राइल अनबीटेबल है, कोई इज़राइल को एक पत्थर भी नहीं मार सकता है। मैडम प्लीज़ आप ज़रा गौर तो कीजिए कि वो इज़राइल के जिस पर लोगों को नाज़ था, अमेरिका को नाज़ था और इज़राइलियों को नाज़ था कि एक पत्थर कोई नहीं मार सकता है। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने किस तरीके से अपनी खैबर शिकन और दीगर मिसाइल से इज़राइल पर हमला किया और वहाँ पर कितनी तबाही मचाई। तो ये सारी बातें ईरान की पब्लिक देख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल, बार-बार उनके मरने अपने से अच्छा इमोशंस है। हैं जो निकल रहे हैं और जब अंतिम क्रिया की बारी है तो लोग जब वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो जनाजा देख रहे हैं, तो उन्हें उस बात का दुख भी हो रहा है। लेकिन भारत भरे जी, बहुत सारे रिएक्शन अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया कि आप जनाजे की जो क्रिया है वो कर लीजिए। लेकिन ये तो सीधे सीधे हॉर्मुज में जो तनाव बढ़ रहा है वो इन बयानों से और ज्यादा बढ़ेगा। देखो, ये जब स्मशान यात्रा होती है तो लोगों का दिल भर जाता है, इमोशनल हो जाते हैं बिल्कुल। और कुछ बोलते हैं। देखो, जनवरी फरवरी में वही लोग ईरान की सड़कों पर थे, बोलते हैं कि ये आयतुल्लाह को निकालो, हमको खाना दो, हमको जॉब दो। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने लोगों को गाइड करें। देखो, भारत पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने प्रपोज किया कि हम युद्ध विराम करें, तो मोदी सरकार ने यह मान लिया। काफी लोग वहां भी मंजूर नहीं थे, बोलते हैं खून का बदला खून, पाकिस्तान ने ये किया, निर्दोष लोगों को मार डाला, तो भारत को और भी बदला लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने बोला कि नहीं, हमको उनको बताना था
वो बता दिया, अब उसका अंत होना चाहिए। ये मौलाना साहब बात करते हैं खून का बदला खून। सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के 12,000 नागरिकों को हमास के टेररिस्ट ने मार डाला था। वहाँ भी बोलते हैं खून का बदला खून। और ये आयतुल्लाह ने ही, उनकी सरकार ने हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हुथी को 40 साल से पैसा दिया है, शस्त्र दिया है, उनको इंस्टिगेट किया है। कितने हजारों लोग दूसरे देश में भी मर गए हैं। कितना तो आप रोइएगा ऐसी भाई, बात नहीं कर सकते, ये 1200 के आप ऐसी बात नहीं कर लोग सकते कि हमारे नेता को मारा लेकिन 1200 निर्दोष नागरिक को मार डाला तो वो ठीक है। वो नहीं चल सकता है। दूसरे लोगों को भी शांति से रहने का अधिकार होता है। और आप जब एक ही बात करेंगे कि हमारे नेता को मारा, उसका बदला कान लो। पक गया है। 1200 सुनते सुनते 1200 के बदले में कितने लाख लोगों को मारिएगा आपने जो है 1 लाख के करीब गजा में लोगों को मारा, 4-5 हजार लबनान में मारा। कितने लोगों को मारना चाहते हैं 1200 के बदले में? आप बड़ी देखो, क्लियर बताइए। आप कितने मैं लोगों को बताऊं अभी भी आपको। मारना चाहते हैं? अभी भी चाहते हैं जंग जारी रहे? अब अभी भी चाहते हैं देखो, खामनाई साहब को मारा जाए क्योंकि 1200 को मार इमाम दिया साहब, गया है? ये कौन सी लॉजिक है भाई? कितने साल से ईरान में जुलूस निकाल रहे हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कितने साल से चल रहा है? क्यों बोलता है आयतुल्लाह और आपके लोग बिल्कुल कि करना चाहिए। इजराइल इज अमेरिका वन ने बॉम्ब ईरान कंट्री? पर, अमेरिका ने, सुनिए क्या किया मैं बताता हूँ। अमेरिका ने इराक के जरिए ईरान पे हमला करके 2.5 लाख लोगों को मरवा दिया और उसको आप चाहते हैं कि फूल माला लेकर उसका वेलकम किया जाएगा, अमेरिका का इस्तकबाल किया जाएगा? 2.5 लाख लोगों का जिम्मेदार कौन है? जो ईरान इराक जंग में 5 लाख लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 लाख समथिंग जो खाली ईरान के हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप 1200 लोगों को लेकर उसका जिम्मेदार है तक आयतुल्लाह और फैलाइएगा सद्दाम 1200 हुसैन। का। आपके ऐसा लोग नहीं जिम्मेदार कि हैं। आप एक पढ़े लिखे एक विद्यमान शख्स हैं, आप एक 1200 के चक्कर में जो है आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। आप अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं। वेनेजुएला में क्या किया अमेरिका ने? आपको मालूम है 250 लोग मारे गए अमेरिका में, वो जो उसके प्रेसिडेंट को लाने से पहले ये खबर है आपको? 250 लोग मारे गए हैं, तब जाकर वहां के जो है राष्ट्रपति को जो है अमेरिका ने गिरफ्तार किया है। 250 को कातिल अमेरिका है या नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, ये हिजबुल्लाह को, इराक में मारा, आप सद्दाम पे हिजबुल्लाह को गिरा, क्यों वहां पे शस्त्र देते हो? केमिकल असला है, पूरे आपने बगदाद को तबाह कर दिया और आप जो है 1200 को लेकर खड़े हुए हैं। देखो, लेबनान के राजदूत खुद वॉशिंगटन में ही मंत्रणा करते हैं। इजराइल के साथ जो निगोशिएशंस होता है लेबनान ही करता है। आपको लेबनान से क्या लेना देना है? आप क्यों, लेबनान तो 2000 किलोमीटर दूर है, आप क्यों शस्त्र देते हो हिजबुल्लाह को? अच्छा ये बताइए कि अमेरिका को क्या लेना देना था? जो वेनेजुएला गया वहां पर, वहां क्यों अमेरिका क्यों गया वहां पर? अमेरिका जो है आईएसआईएस को लेकर इराक में क्यों आया? अमेरिका ने जो है अपने एजेंट ईरान में अच्छा, मैं क्यों आप दोनों भेजे? के पास वापस से लौटूंगी। हिमांशी जी भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, लेकिन हाँ, अब अगर जंग हुई तो ये दुनिया के लिए, हिमांशी जी, बिल्कुल सही नहीं होने वाली है। हॉर्मुज में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लोग भी फिर से जंग की मांग कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस है, ठीक है। लेकिन आज जो तस्वीर आई है वो काफी डराने वाली थी कि पेजेश्कियान का विरोध भी लोगों की तरफ से किया गया है। नमस्कार, जय हिंद मीनाक्षी जी। देखिए, जो शव यात्राएं होती हैं वो सिर्फ अतीत का सम्मान नहीं करती बल्कि भविष्य की राजनीति को भी तय करती हैं। और ईरान की सड़कों पे जो भीड़ उमड़ी है, ये कोई सरकारी हुजूम नहीं है। ये चीज समझने की जो भी लोग वहां पे आ रहे हैं वो अपनी शक्ति, पहचान, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, 70 से ज्यादा देशों के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, शामिल हुए थे, और उसमें वो भी शामिल हुए थे जिनको इन्वाइट नहीं किया गया था। तो डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और इसको मैं कहूंगी कि ईरान ने इसका भरपूर फायदा उठाया है कि एक लंबे युद्ध के बाद, और जब उनके नेतृत्व को खत्म कर दिया उसके बाद में भी पूरी जो जनता है, देखिए लगभग 2 करोड़ लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की है। और जो उनकी शव यात्रा है वो इराक तक जाएगी, यानी कि जहां पर नजफ और करबला हैं, जिनके साथ इनका 8 साल लंबा युद्ध चला है, वहां तक जाएगी। उसके बाद इनको दफनाया जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक ही जगह पे सब लोगों को बुलाया जाए। क्योंकि ये पहले कासिम सुलेमानी और भी जो इनके पहले जो खामेनेई साहब थे, उनके समय पे कुछ ऐसे भगदड़ के सीन या कुछ इस तरह के विस्फोट वगैरह हो गए थे। इस बार हर चीज को बहुत तरीके से प्लान किया गया है। और ये बहुत काबिले तारीफ है कि युद्ध के दौरान भी देखिए इन्होंने हर चीज को इतनी तरबियत के साथ में अमली जामा पहनाया है कि इस बार 4 दिन निकल चुके हैं
और हर एक शख्स जिसके लिए हम कह रहे थे एक मुस्तफा खमेनेई को छोड़ के उसने शिरकत की है। तो ये ईरान के लिए डिप्लोमेटिक जीत है। लेकिन देखिए इस समय जो आवश्यकता है वो सैन्य जीत की नहीं है बल्कि रणनीतिक संयम की है। देखिए एक गलत निर्णय फिर से पूरे एशिया को युद्ध में धकेल सकता है। अब चाहे इसमें इजराइल कहीं से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर दे, या क्योंकि जनभावनाएं इस समय इतनी ज्यादा उमड़ रही हैं और वो राजनीतिक ऊर्जा भी देखिए देती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वहां पे जो सत्ता में लोग हैं वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं। और जब जनमानस की भावना है, आप देखिए ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट लगातार आ रहा है कि वही हम करेंगे जो हमारी जनता चाहेगी। तो अगर जनता युद्ध चाहेगी तो युद्ध दोबारा होगा, अगर जनता युद्ध नहीं चाहेगी तो युद्ध दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब अगले जो दौर की बातचीत है उसमें जो मेरा आंकलन है वो ये है कि ईरान भी देखिए वहां पर पढ़े लिखे जहीन शहीन लोग हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा से युद्ध में ढकेल दिया जाए। और इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अमेरिका या कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, अगर उस तरह का इंटरफेरेंस इस क्षेत्र में बंद हो जाता है तो शांति की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का नेचर है कि वो हर जगह इंटरफेरेंस करता है, अगर वो इंटरफेरेंस दोबारा होता है तो फिर शांति जो है बिल्कुल एक थ्रेड से लटक रही है। देखिए जब से ये शांति आई है तब से तेल की कीमतों में अमेरिका में भी कमी आई है, और जो बाकी जगह भी हम देखेंगे तो शांति सब लोग चाहते हैं कि कायम हो। और 70 देशों के लोगों का ईरान के साथ खड़ा होना इस चीज को बताता है कि लोग शांति के साथ हैं ना कि युद्ध के। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और ये जो बातचीत की प्रक्रिया है, ये बातचीत की जो प्रक्रिया है जो 60 दिनों का वक्त तय किया गया है, मौलाना असलम, उस दिशा में अगर ईरान को आगे बढ़ना है तो शांति प्रक्रिया पर ही बढ़ना होगा। अगर वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उनके यहाँ पर अब और ज्यादा ध्वस्तीकरण हो, तो उन्हें भी रुकना होगा, अमेरिका को भी रुकना होगा। जी लोग मैडम, सहमत हो या ना हो। मैं बहुत ही खुले दिल के साथ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। ईरान क्यों नाराज है वो आप सुन लीजिए कि ये जो बातचीत जब अमेरिका से होती है तो ये डोनाल्ड ट्रंप पहले धमकी देते हैं और फिर जो है बातचीत करने के लिए कहते हैं। 2 बार ऐसा हुआ है कि बातचीत के दौरान जो है ईरान पर अटैक हुआ। 12 दिन की जंग और 40 दिन की जंग, दोनों जंग पहले आप चेक कर लीजिए प्लीज। जो बातचीत के दौरान अमेरिका ने कायराना हमला किया है, तो ईरानी जो है कहते हैं कि अमेरिका पे हम भरोसा क्यों करें। और यही बात जो है ईरान के शहीद आयतुल्लाह खामेनी ने कई बार कही थी कि ये अमेरिका से हमें कोई एतमाद और भरोसा नहीं है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैडम हमारे भरत जी, हम इनका सम्मान करते हैं, भरत जी का मेरे अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अमेरिका की दादागिरी ये है कि वो 10,000 किलोमीटर के फासले से चल के वो जो है वेस्ट एशिया में आकर वहाँ दादागिरी कर रहा है। उसने अपने पैसे लगाए हैं। अगर ईरान एक हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका जो है 20-20, 22-22 बेसेस बनाए हुए हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन होता है अमेरिका जो है उस एरिया में आने वाला? वहाँ के हालात, वहाँ के लोगों को छोड़ दे, वो लोग खुद ही जो है मसले को हल कर लेंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, और अमेरिका ने जो इतने बेस बना रखे हैं ये गल्फ कंट्रीज के साथ, उसे वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई। जरा सोचिए तो ये कितनी नाइंसाफी है कि अमेरिका के कहने पर सद्दाम हुसैन बेवकूफ ने जो है हमला किया, 8 साल जंग चली और 2.5 लाख के करीब ईरानी मारे गए, 2.5 लाख से ज्यादा इराकी मारे गए। तो ये सब का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप आज हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और होगा। नीतियां तो बदलेंगी भारत जी। हाँ बिल्कुल। देखो पॉलिसी, अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, उसका भी चुना हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे लोकसभा है, उसका भी चुना हुआ सेनेट है, और उसका जो प्रमुख है वो भी चुना हुआ है। वो बदलते हैं हर 4 साल, और अमेरिका में भी बदलेंगे। ये ट्रंप का लास्ट टर्म है, और यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि युद्ध होए। लेकिन मैं बताऊं, जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने अमेरिका को बुलाया है। वहाँ के देशों में पहले से ब्रिटेन के बेस होते थे, वो छोटे छोटे देश हैं, उनको सद्दाम हुसैन दादागिरी कर रहे थे। उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, तो किसने बुलाया था? कुवैत ने बुलाया था, सऊदी अरेबिया ने बुलाया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने बुलाया था। तो ये जो खाड़ी के देश हैं अपनी रक्षा के लिए बड़े देशों को इन्वाइट करता है, उनके बेसेज रखता है। अब बहरीन बहुत छोटा देश है, कतार छोटा देश है,
वो जानता है कि जो बड़े देश है वहाँ ईरान जैसे या इराक जैसे वो उनको खा जाएंगे, इसीलिए वो करते हैं। अमेरिका के लोग ऐसे नहीं आते। इनफैक्ट ट्रम्प तो बोल रहे थे कि नाटो के लिए या वेस्ट एशिया के लिए हम अमेरिकी बेटे को क्यों भेजते हैं, हम अमेरिका के पैसे क्यों खर्च करते हैं। तो अमेरिका में भी सवाल उठता है, लेकिन वहाँ के लोग ही उनको बुलाते हैं। देखो चाइना और रशिया कितनी भी बात करे, चाइना ने कोई सोल्जर भेजा नहीं है, कोई बेटे को भेजा नहीं है। हाँ, वो शस्त्र भेजते हैं ईरान को, इराक को, सबको। रशिया भी शस्त्र भेजते हैं। उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया, लेकिन जब सीरिया में सत्ता पलट हुआ तो रशिया ने कोई भी अपने बेटे को भेजा लड़ने के लिए? कोई नहीं भेजा। तो अमेरिका अपने बेटे को भेजता है, अपने पैसे खर्च करता है, और खाड़ी के देश हैं, उनके दोस्त थे, वो अपना बेस लगाते हाँ, हैं। लेकिन ये इसलिए सवाल में उठते हैं ना भारत जी, क्योंकि अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है कि अमेरिका हर देश पर कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल चाहता है। अब ये स्थिति हर जगह बनी हुई है। अगर आप 167 देशों में देखेंगे तो वहां पर हर जगह सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अब जरा ये बताइएगा हिमांशु जी कि स्थिति क्या ऐसी बनेगी 11 तारीख की बातचीत के बाद कि या तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर से एक बार जंग की तरफ दोनों देश लौट जाएंगे? अनम्यूट करिएगा प्लीज। 1 मिनट चाहिए मुझे। जी मैं आती हूँ। हिमांशु जी, मीनाक्षी जी, मैं एक चीज पे टिप्पणी करना चाहूंगी कि अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है उसकी बात मैं एक जरा क्लियर कर दूं कि पहले जिसको वो इंडो पैसिफिक कहता था वो उसको अभी यूएस पैसिफिक कह रहा है। यानी कि भारत के जो क्षेत्र में भी वो इंटरफेरेंस कर रहा है और उसने इंडो पैसिफिक को हटाकर यूएस पैसिफिक कर दिया। यानी कि इस क्षेत्र में भी वो अपने कद्दावर होने का दम जो है वो जताना चाह रहा है। तो अमेरिका का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है। और जब हम बात करते हैं, जो मैं आजकल काफी कवर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान वाला जो मसला हो रहा है, तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है वहां तक सीआईए घुस के बैठा हुआ है। तो अमेरिका का इंटरफेरेंस हर जगह रहता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए जो हालात इस समय बन रहे हैं, अगर तो अमेरिका जिस तरीके से मौलाना साहब ने बताया कि अगर धमकी वाला जो लहजा है वो अगर बंद कर देता है तो शायद इस बार शांति संभव है। क्योंकि 4 तारीख को जब अमेरिका का नेशनल डे भी था उस समय भी ट्रंप ने कोशिश की है उसको अपनी जीत को दिखाने की कि हम ईरान का युद्ध जीत चुके हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि इस समय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिर्फ बातचीत हुई है, लेकिन स्थायी शांति या भी किसी भी तरह का सीज फायर लागू नहीं हुआ है। और जब आप अपने देश की जनता को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके कितने सैनिक मरे उस पे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका कितना जान माल का नुकसान हुआ, कितने आपके जहाज गिरे, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप गलत दे रहे हैं, आपके कितने बेसेस खत्म हुए, जब आप अपने देश के लोगों से ही झूठ बोल रहे हैं, जबकि बाद में इन्वेस्टिगेशन जब होती है युद्ध को लेकर तो हर चीज सामने आ जाती है। और बिल्कुल कांग्रेस में वो खुल करके सामने आया है। मौलाना असलम, मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, माफ करिएगा क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा। मुझे मालूम है वक्त नहीं है जी। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि अमेरिका इसलिए बेस लेके आया कि वहां पर खतरा था, तो जरा चेक कीजिएगा प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, कि अमेरिका के बेसिस दुनिया में कितने हैं। ये सब जगह का दादा अमेरिका बना हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि यूनाइटेड नेशन को खत्म कर देना चाहिए। अगर सब जगह अमेरिका को इंटरफेयर करना है तो यूएनओ को बंद कर दीजिए, उसको लॉक करके जो है उसकी चाबी समंदर में डाल दीजिए। युद्ध के दौरान यूएन की तरफ से भी बहुत सारी चीजों को लेकर के टिप्पणियां की गई थी, जिसे अमेरिका ने बहुत बार नजरअंदाज किया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा होने के लिए। फिलहाल रुक रही हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।